हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की इस सीरीज में आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट से फंडामेंटल प्रिंसिपल और माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज है आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट या फिर एम्स, रेलवे, डीएसएसबी, एनएचएम, इसरो या कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। पूरे वीडियो को आपको जरूर से वॉच करना है। तो आपने माइक्रोबायोलॉजी को जरूर से डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने भी स्टडी किया है और जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अपने थर्ड सेमेस्टर में से स्टडी किया है। तो चलिए इनसे कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जिनके मैक्सिमम चांस है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। तो चलिए एमसीक्यू से पहले, ठीक है, ये जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो ये जो टर्म है उसी को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये तीन वर्ड से मिलकर बन रहा है, आप देख पाएंगे। फर्स्ट है आपका माइक्रो, सेकंड है बायो एंड थर्ड है लॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं माइक्रो किसको हम कहते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल हो, जो हम अपने आई से ना देख पाए, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, बहुत स्मॉल, माइक्रो साइज, ठीक है। और बायो मीन्स क्या हो जाएगा, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, लिविंग को इंडिकेट करेगा। और लॉजी मीन्स आप समझते हैं हमेशा ही क्या होता है, इसका मतलब स्टडी। तो हम स्टडी करने वाले हैं कैसे, लिविंग चीज़ का जो कि बहुत ही स्मॉल हो, जिनको हम लोग अपने आई से ना देख पाए, इतने ज़्यादा स्मॉल, तो ये जो कहलाएगा क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और आप जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी चीज़ों का, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, जिनको हम लोग देख नहीं पाते, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उन्हीं को स्टडी करते हैं, है ना। इनका क्या यूजेस हैं हमारे लिए, क्या डिसएडवांटेज है, इनका जो स्ट्रक्चर्स है, सभी चीज़ें हम लोग किस में स्टडी करते हैं, इसी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आप समझ गए ना बेसिक कि क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी में, हम लोग क्यों ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और इसका जो टर्म है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन में जो कि दिया गया है, हु इज़ द यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, क्या स्टडी करते हैं, ये तो हम समझ गए। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री से आना चाहिए, है ना, कि कौन ये जो टर्म है वो दिया, ठीक है। ये जो कौन है जिनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, तो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा स्टोरी लेकर चलती हूँ जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सभी लोग याद रहे, जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में देख पाएंगे दिया गया है रॉबर्ट कोच, लुइस पॉस्चर और लिनियस दिया गया है और ल्यूवेन हॉक दिया गया है। तो जरूर से आप लोग यहाँ पर रॉबर्ट कोच एंड रॉबर्ट हुक जी में, ठीक है, रॉबर्ट हुक में आप लोग जरूर से क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले बताती जाती हूँ, हिस्ट्री से चालू हो रहा है, समझ लीजिए। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल को सबसे पहले स्टडी किया, ठीक है, सेल्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले जाना, डिस्कवर किया, समझिए, ठीक है। और इन्होंने एक बुक बनाई, ठीक है, सेल के बारे में इन्होंने स्टडी किया सबसे पहले। मतलब जब भी कभी भी पूछा जाए कि सेल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या स्टडी किया, डिस्कवर किया, तो वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। और इन्होंने कौन सा जो बुक बनाया था वो क्या था आपका यहाँ पर, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, इन्होंने बुक बनाया था, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब देखिए उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और फिर कौन आए, हमारे ल्यूवेन हुक जी आए थे। तो इन्होंने एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप है वो बनाया, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब तो बहुत मॉडर्न जनरेशन का आ चुका है, तो मॉडर्न जो माइक्रोस्कोपी के डिस्कवरी करने वाले हैं उनका भी नाम अब जुड़ते जा रहे हैं, बट सबसे पहले इन्होंने बहुत ही सिंपल क्या बनाया था, माइक्रोस्कोपी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोल देंगे। और ठीक है, उसके बाद क्या, इन्होंने फिर सूक्ष्म जो भी स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करना चालू करते गए, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया और अदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में इन्होंने देखते गए, ठीक है, सभी की स्टडी ये करते गए। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना स्टार्ट किया था, उनको खोजा था, उनको आइडेंटिफाई किया था। और देखिए सबसे पहले फिर इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था। तब इन्होंने बैक्टीरिया को, समझ लीजिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोला कि ये भी एक प्रकार के एनिमल है, बट बहुत ही लिटिल एनिमल है। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया था, एनिमल्क्यूलस, ठीक है, इनका नाम क्या दे दिया था जिन्होंने इनको स्टडी किया वो,
ठीक है, ये नाम दे दिए थे इन सभी बैक्टीरिया का, एनिमलक्यूलस नाम दे दिए। ओके, इन्होंने नहीं बताया कि ये माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स है, इन्होंने इनका नाम दिया था अपनी स्टडी में एनिमलक्यूलस। पर भी सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढने वाले हैं, ठीक है, उनको वो है हमारे ल्यूवेनहॉक, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नहीं मैम, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लुईस पास्चर जी को कहा जाता है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, अभी हमने बात की है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिया है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो वो होंगे फिर हमारे लुईस पास्चर जी। ओके, हमेशा इस दोनों में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, तो ज़रूर से इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की, हम लोग अभी और देखेंगे, जैसे कि पॉस्चराइजेशन के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, इनके बारे में उन्होंने स्टडी किया और बहुत अच्छा रोल है लुईस पास्चर जी का, ठीक है, इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी का टर्म भी इन्होंने दिया था। ओके, आगे चलेंगे, जैसे दिया गया है रॉबर्ट कोच, ठीक है, तो रॉबर्ट कोच जी का भी बहुत ही रिमार्केबल रहने वाला है माइक्रोबायोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन्होंने ही, अब जैसा कि यहाँ पर ल्यूवेनहॉक जी हैं, उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में तो बता दिया। अब ये बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीज़ के कारण होते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जैसे कि, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी बैक्टीरिया वगैरह का डिस्कवरी कौन करने वाले हैं, रॉबर्ट कोच जी ही ने किया था। ओके, इनका बहुत ही रिमार्केबल वर्क रहने वाला है। तो ये जितने भी कम से कम यहाँ पर 5 हम लोग साइंटिस्ट के बारे में देख लिए हैं, आप लोग जरूर से इनको याद रखिए। अब यहाँ पर बच गए हमारे लिनियस जी। तो लिनियस जी भी क्या किए हैं यहाँ पर, जैसे कि एनिमल का जो नेमिंग है आपने देखा होगा, अलग अलग एनिमल के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो होते हैं, है ना। प्लांट की भी जैसे कि आपने देख रहे होंगे फार्माकोग्नोसी में, प्लांट का जब आप लोग स्टडी करते होंगे, तो लिनियस जी ने क्या किया था, इन्होंने नेमिंग को, क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। ओके, तो यहाँ पर इनको याद रखिएगा, इन्होंने नेमिंग किया, क्लासीफाई किया, जो एनिमल्स हैं उनको क्या किया, एनिमल का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इनका आपको सभी का कंट्रीब्यूशन याद रखना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ओके, चलिए, तो ये आप टेबल आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरे साइंटिस्ट के दिए हो गए हैं। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने आपको बतलाया, लिनियस के बारे में मैंने आपको बतलाया, साथ ही साथ इनको तो आपको कभी नहीं भूलना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये तो हमारे क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है जी, ठीक है। और लुईस पास्चर के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया और माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड इन्होंने ही दिया। और रॉबर्ट कोच जी ने क्या किया था, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस है, एंथ्रेक्स जो आपका बैक्टीरिया है, उनके बारे में इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट चलेंगे, द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग बैक्टीरिया की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग स्टडी कर लिए कि किन्होंने डिस्कवर किया, अब बैक्टीरिया का समझ लीजिए डिस्कवर हो चुका। तो अब हम लोग बहुत से डिफरेंट इनका शेप देख पाए। ओके, तो शेप में आप आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन में, ठीक है, इनके शेप के अकॉर्डिंग। ये जो हम क्लासीफाई करने वाले हैं, बहुत तरीके से हम लोग क्लासीफाई इसको कर सकते हैं बैक्टीरिया को, आगे मैं आपको और बतलाते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे इनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शेप में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग बात करें यदि स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मीन्स क्या हो गया, इस प्रकार से गोल, है ना। स्फेरिकल मीन्स क्या हो गया, इस प्रकार से गोल। और दूसरा है आपका रॉड शेप। रॉड में आप जानते हैं किस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रॉड रहता है ना, ये हो गया रॉड शेप। ओके, अब देखिए उसके बाद और क्या होगा, और होगा स्पेशल टाइप के कह सकते हैं। थर्ड स्पेशल टाइप में क्या हो गया, जैसे कि कॉमा और स्पाइरल, ठीक है, ये टाइप की होती है। मेनली जनरली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ। अब इनमें देखिए, आपका स्फेरिकल को क्या कहते हैं ये याद रखना है। जितने भी स्फेरिकल शेप के रहेंगे उनका एक क्या रहेगा, उनका एक सफिक्स रहेगा। सफिक्स क्या जोड़ेंगे हम लोग, जैसे कि आप यहाँ पे स्फेरिकल बना रहे हैं, ठीक है, तो जरूर से आपने ऐसे किया, उसके बाद बना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर से क्या बन रहा है, सी, ठीक है। तो सी फॉर आपको क्या याद रखना है, सी फॉर आपको कोकस याद रखना है, ठीक है। सी फॉर क्या बन रहा है, कोकस बन रहा है। तो जितने भी स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया रहते हैं उनके सफिक्स में हम कोकस लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक यहाँ पर बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकोकस। वैसे ही 2 बैक्टीरिया यहाँ पर, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, अब
डिप्लोकोकस, ठीक है। उसी प्रकार से और बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाते आप जानते हैं मोनो, ट्राई, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता है। और मैं आपको आगे आपको बतलाते जाऊंगी साथ ही साथ इमेज के साथ, तो तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ आएगा। रॉड समझ गए क्या हुआ, इस प्रकार से रॉड शेप पे रहेगा, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉड, ओके। अब रॉड को भी क्या कहते हैं इनके सफिक्स में, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब आरबी करेंगे, ठीक है, या बीआर करके याद रख सकते हैं, तो बैसिलस, ठीक है। जितने भी रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनके सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, बैसिलस लगाते हैं। और ये दोनों तो क्या है, स्पेशल टाइप के हैं, जैसे कि स्पायरल दिया गया है, तो इस प्रकार से स्पायरल रहेगा, उसको क्या कहेंगे, स्पायरल ही, ठीक है। आगे इनका एग्जाम्पल दिखलाऊंगी। और कॉमा, ठीक है, तो विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कोलेरा आपने सुना होगा, तो वो क्या होते हैं, कॉमा शेप, इस प्रकार से आपने कॉमा देखा है, तो इस शेप के रहेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है, बैसिलस रहने वाला है इनका करेक्ट आंसर, ठीक है। रॉड, आर बी से आपको याद रखना है, और सी से आपको क्या याद रखना था, एस से आप बना रहे थे क्रोकस, जो स्फेरिकल बना रहे थे, तो क्या बन रहा था, सी, तो उससे हो जाएगा क्रोकस, ठीक है। अब यहाँ पर सुंदर सुंदर आप देख पाएंगे डायग्राम दिया गया है, इससे आप इजी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मोनोकोकी मीन्स एक ही आपका रहने वाला है स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया। अब दो है, दो एक साथ है, उनको हम क्या कहेंगे, दो स्फेरिकल शेप जुड़ा हुआ, उसको डिप्लोकोकी। फिर उसी प्रकार से अब चैन बन गया, ओके, इस प्रकार से बनते 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 क्या बन गया, चैन बन गया, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते जाकर ये क्या बना, एक प्रकार से चैन, तो आपको क्या बोलना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेप्टोकोकी, ओके। अब देखिए अब 4 बैक्टीरिया है, तो आप जानते हैं मैंने आपको अभी क्या बताया, डिप्लो है तो 2 और उसके बाद वैसे ही बढ़ते गया, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ग्रेप्स के लाइक पूरा एक बार बंडल में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टेफाइलोकोकी कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर यदि क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, आपने 3D स्ट्रक्चर में देखा होगा, इस प्रकार से रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 8 आपके रहने वाले बैक्टीरिया, तो 8 बैक्टीरिया हैं और 3D स्ट्रक्चर टाइप से बना हुआ है, तो उसको हम लोग सार्चिनिया कहते हैं। और ये यहाँ पर आप लोग लगा लिए इसको स्टार मार्क, जरूर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा कर रखिए जो जो इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही बैसिलस में ही रहेगा, एक आपका रॉड शेप है तो उसको बैसिलस कहेंगे, मोनोबैसिलस कह लीजिए, है ना। उसके बाद 2 है तो डिप्लो, और उसी प्रकार से बढ़ते गया तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, जैसे कि हमने यहाँ पर चैन शेप को क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकी, ओके। अब स्पेशल टाइप में देख लेते हैं, जो मैंने आपको बतलाया, एक रहेगा कर्व और स्पायरल, ठीक है। तो जो स्पायरल है उसको स्पायरोकेट्स, ठीक है, स्पायर तो लगाएंगे आप लोग, स्पायरोकेट्स हो जाएगा। और विब्रियो कॉमा शेप को क्या कहते हैं, विब्रियो कोलेरा करके आपने तो बैक्टीरिया देखा भी है, ठीक है। और देखिए स्पाइरिलीना, ठीक है, ये क्या होता है, स्पाइरिला, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्ग रॉड तो रहेंगी, साथ साथ क्या रहेगा, यहाँ पर डाइजेस्ट कॉमा भी रहता है, उसको हम लोग स्पाइरिलिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, बैक्टीरिया विच कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम स्पेशल इनऑर्गेनिक सोर्स आर कॉल्ड। अब देखिए बैक्टीरिया ये भी क्या है, लिविंग है, ओके, जैसे आप लिविंग है वैसे बैक्टीरिया भी लिविंग है, और इनको भी क्या चाहिए, उनको भी खाना पीना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद ही बना ले, ठीक है, खुद ही इनऑर्गेनिक सोर्स से क्या करे, अपना जो न्यूट्रिशन है उनको ले ले, ठीक है, उन खुद से अपना खाना बनाए, उनको क्या कहेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख पाएंगे, दिया गया है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, एट्रिकस एंड एरोबिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन में। अब देखिए मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि इनको बहुत टाइप से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर, साथ ही अभी हमने क्या देखा, शेप के बेस पर देखा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत टाइप से हम लोग कर सकते हैं इनका क्लासीफिकेशन। तो ये जो न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासीफिकेशन है, तो वो देखते जाइए किस प्रकार से आपको क्लासीफाई करना है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो जो खुद अपना खाना बना ले, खाना किस प्रकार से बनाएंगे, अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और इनको वाटर चाहिए, है ना, एनर्जी के लिए बैक्टीरिया को। तो वो कहाँ से लेगा, एक तो आप क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके, मतलब कि क्या करेगा, सनलाइट से लेगा, और साथ ही साथ फिर सनलाइट से लेकर क्या बना लेगा, अपना कार्बन सोर्स बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सोर्स से उन्होंने लिया और खुद से उन्होंने क्या किया, अपना फूड डेवलप कर लिया, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। अब देखिए जो कि रिक्वायर हो किसके लिए, जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, अपने फूड के लिए
दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि ये क्या करेंगे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह से क्या लेंगे, ये कार्बन सोर्स लेंगे, ठीक है, खुद ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ये क्या किया, ऑटोट्रॉफिक जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद ही सनलाइट से लेकर क्या बनाया, अपने लिए कार्बन सोर्स उन्होंने रेडी कर लिया। पर इन्होंने क्या किया, कोई भी अमीनो एसिड जैसे कि हैं, ग्लूकोज है, इनसे फिर कार्बन सोर्स ले रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स से फिर ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर से डायरेक्टली ना लेकर। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर भी समझ लीजिए, अमीनो एसिड एक क्या है, एक प्रकार की कोई इंसान है, ठीक है, इन्होंने पहले बनाया अपने लिए कार्बन सोर्स, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज में तो कार्बन रहेगा ही, है ना, तो इन्होंने बनाया अपना कार्बन सोर्स। ओके, यहाँ पर भी जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो अब इनका कार्बन ये क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ। बट जो डायरेक्टली सिंथेसिस कर रहे हैं ये, वो हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एट्रिकस, उसका क्या मतलब होगा, एट्रिकस का मतलब, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है उनके फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है भाई, तो बैक्टीरिया में, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यदि बैक्टीरिया सेल, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्युलर, एक ही सेल होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। अब ये फ्लैजिला क्या होता है, इस प्रकार से, एक प्रकार से पूंछ है समझ लीजिए उनका, ठीक है, जैसे कि सब्जियों में रहता है ना, वैसे इनका क्या है, एक प्रकार से पूंछ है, जो कि क्या करता है, इनको मूवमेंट, इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रिकस, एट्रिकस क्या इंडिकेट करता है, जहाँ जब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जिनमें क्या हो जाएगा, बहुत से क्या होंगे, ये जो आपका इस प्रकार से स्फेरिकल, इस प्रकार से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, पूंछ बना हुआ है इसका, समझ लीजिए, ठीक है, तो रॉड शेप, तो इनको क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे हो गए, ठीक है। कुछ में ऐसे होंगे कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये जो आपका फ्लैजिला है ही नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसमें फ्लैजिला है ही नहीं, ठीक है, उस बैक्टीरिया को फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम एट्रिकस कहते हैं, जिसमें फ्लैजिला हो ही नहीं। ओके, उसको क्या कहेंगे, एट्रिकस कहेंगे। और एरोबिक, एरोबिक मीन्स क्या होगा, जो कि जिनकी लिविंग होने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उनको हम एरोबिक फिर कहते हैं, ठीक है, और जिनके लिए नहीं होती उनको एनारोबिक कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी क्लासिफिकेशन हम बैक्टीरिया को कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल तो बतला ही दिया पहले ही, ग्राम स्टेनिंग से कर सकते हैं, ये भी हम लोग डिटेल से आगे देखने वाले हैं, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वही मैंने आपको बतलाया कि यहाँ क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए लिविंग होने के लिए, उनको हम एरोबिक कहेंगे, जिनको नहीं चाहिए रहता उनको एनारोबिक कहेंगे, और जिनको दोनों में ही खुश हैं, ठीक है तो भी और नहीं तो भी, तो उनको हम फैक्यूलेटिव कहेंगे। अब आएंगे टेम्परेचर में, एक है साइक्रोफिल्स, ठीक है, मेसोफिल्स दिया है और थर्मोफिल्स। साइक्रोफिल्स मीन्स क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया जिनके लिविंग के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस होगा, तब वो क्या हो जाएंगे, फिर वो लिविंग रहेंगे, तब उसको साइक्रोफिल्स कहेंगे। मेसोफिल्स ऐसे होंगे जिनको 20 से 40 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, तभी जाकर वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और मेनली जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इसी टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्मोफिल्स जो है, थर्मोफिल्स को क्या है, हाई टेम्परेचर चाहिए, थर्मल से ही इंडिकेट कर रहा है 50 से ज़्यादा जब टेम्परेचर हो तभी ये क्या हो पाएंगे, लिविंग रह पाएंगे, तब इसको हम थर्मोफिल कहते हैं। अब आते हैं फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, वही मैंने बात किया, फ्लैजिला इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, इनमें स्ट्रक्चर, तो ये जो क्या कराएगा, इनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जब यदि एक भी नहीं हो उसको एट्रिकस कहेंगे, केवल एक रहेगा उसको मोनोट्रिकस कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लोफोट्रिकस दिया है, पेरिट्रिकस दिया है, एम्फीट्रिकस दिया गया है। ओके, आगे चलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बतला दिया, ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या है, जो कि अपना कार्बन सोर्स खुद से ही बना ले, उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल सोर्स से ले, वो ऑटोट्रॉपिक हो गया। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड रहे, ठीक है, दूसरे से क्या ले, ऑर्गेनिक सोर्स, दूसरे मीन्स क्या हो गया, ऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स से यदि वो लेते हैं जैसे कि कार्बन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वैल्यू, जेड वैल्यू किनको कहते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको अभी ब्रीफ में समझा रही हूँ, एक बार जरूर से आप लोग डी वैल्यू, जेड वैल्यू पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, डी वैल्यू
जेड वैल्यू ये क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, इस प्रकार से आप ले लेते हैं एक स्लाइड, ठीक है। अब इस स्लाइड में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया इस प्रकार से हैं। अब इसको आपको क्या करना है, स्टरलाइजेशन करना है। तो आप क्या करते हैं, हमेशा स्टरलाइजेशन के लिए यहाँ पर हीट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बर्नर से आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर यदि कि आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, मान लो कांस्टेंट, एक 60 डिग्री सेल्सियस, मान लो एग्जांपल के लिए 60 डिग्री सेल्सियस में आपने रख दिया है कांस्टेंट करके। उसके बाद क्या होगा, अब कितने टाइम में, अब इस टेम्परेचर को आप बढ़ा तो रहे नहीं हैं, तो कितने टाइम में, जैसे कि आपने देखा होगा आप कभी भी खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे पानी ही गर्म करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर में आपने रख दिया है तो वो 5 मिनट में होगा, फिर धीरे धीरे करके 10 मिनट में, फिर उसके बाद कुछ टाइम में पूरा ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही क्या होगा, जैसे कि आपने एक टेम्परेचर में रखा है तो 5 मिनट में जैसे कि इतने का बैक्टीरिया खत्म हो गया, 10 मिनट में इतना बैक्टीरिया खत्म हो गया, उसके बाद फिर 20 मिनट में इतना, इस प्रकार से पूरा बैक्टीरिया एक निश्चित टाइम में फिर क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ से इजीली समझ आएगा। तो ये टेम्परेचर है जो कि क्या है, 60 है। अब देखिए टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, पर यहाँ पर आपने टाइम तो बढ़ा रहे हैं ना, हमारा 5 मिनट 10 मिनट टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम पर बढ़ते जा रहा है। तो हमने टेम्परेचर को तो भले ही कांस्टेंट रखा, पर टाइम को क्या है, टाइम तो अपने आप बढ़ते जा रहा है। उसमें हमने क्या देखा कि कितने बैक्टीरिया वो किल हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर उसी टेम्परेचर में जैसे कि क्या हुआ, 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट में क्या हुआ, इतने बैक्टीरिया किल हुए, और उसके आगे उसके बाद यहाँ पर जैसे कि 10 मिनट है तो इस ड्यूरेशन में फिर और इतने बैक्टीरिया किल हो गए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पर टोटल समझ लीजिए स्लाइड में 10 माइक्रो बैक्टीरिया थे, ठीक है। मान लीजिए 10 बैक्टीरिया हैं, उसमें से इस स्लाइड में से क्या हुआ, 5 बैक्टीरिया कितने टाइम में ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 मिनट में हो रहे हैं, उसके बाद फिर से 5 मिनट लग रहे हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन है, उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, डी वैल्यू कहते हैं। एक बार और समझाती हूँ और इससे आपको समझ आएगा, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए क्या है, टाइम है, ठीक है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, ये हो गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ओके। और यहाँ पर हम लोग रखते हैं बैक्टीरिया को। ये ग्राफ आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसा पूछेगा ही और ग्राफ से आपको हमेशा से याद रहेगा। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया समझ लीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, इसी प्रकार से बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में क्या हो गया, इतना बैक्टीरिया आपका खत्म, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, इस प्रकार से फिर 10 में, ऐसे से करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, डी वैल्यू कहते हैं, ओके। इस टाइम को, कितने टाइम में, जो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पर जो एक यूनिट, ठीक है, ये जो आपका डी वैल्यू है उसका यदि फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि ये D40 ठीक है, तो ये जो टाइम है कितना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कितना बैक्टीरिया किल हो रहा है, उसको हम लोग डी वैल्यू कहते हैं, ओके। तो इस प्रकार से अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा, अब यहाँ पे इतना तो समझ आ गया होगा कि हमको क्या चाहिए, डी वैल्यू कम चाहिए। जितना कम डी वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा ही ये जो आपका जितने भी वैल्यू हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्या, इवेल्यूएशन है। इवेल्यूएशन मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं कोई भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम होता है ना कि आपने जब कभी भी स्टडी कर लिया तो कितने आप का स्टडी हो पाया है, कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, वैसे ही कौन सा जो स्टरलाइजेशन मेथड है वो बहुत ही प्रिसाइज है, अच्छा है, ठीक है, उनका इवेल्यूएशन कर रहे हैं। तो इवेल्यूएशन का ये सारी चीज़ें क्या है, पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल जाएगा कि जितना कम डी वैल्यू रहेगा किसी भी स्टरलाइजेशन का, वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही जल्दी से किल कर पाएगा बैक्टीरिया को, ओके। अब देखिए अब क्या होता है, एफ, अब जब हम लोग आते हैं जेड वैल्यू में, ठीक है। तो जेड वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो देखिए जेड वैल्यू क्या करेगा, अभी तक हमने क्या किया था, डी वैल्यू में 60 डिग्री रखा था, मीन्स कांस्टेंट रखा था, वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब क्या करके देखते हैं हम लोग, इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये जो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उस टेम्परेचर को हम लोग जेड वैल्यू कहते हैं,
ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जिससे कि दो जो आपका था, इन दोनों का टाइम था वो क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, सीधे क्या हो गए, किल होने लग गए। तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जेड वैल्यू कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ग्राफ के थ्रू इजी से समझ आ गया होगा कि डी वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू क्या है। जेड वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डी वैल्यू पर ही। ठीक है, डी वैल्यू क्या है, जब एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट बैक्टीरिया है वो किल होने में जितना टाइम ले रहा है उसको हम डी वैल्यू कहेंगे। अब इसी को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि 60 डिग्री से हमारा था पहले समझ लीजिए, तो हमने क्या किया, इसको जनरली 70 कर दिया। तो 70 डिग्री करने से हमारा सीधा 5 से क्या हो गया, 5 से क्या हुआ, जैसे कि मान लो 2 से 4 होना था, वो सीधा 2 से 6 हुआ। ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को फिर हम लोग कहेंगे जेड वैल्यू यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से ग्राफ के थ्रू आप लोग समझना अच्छे से, आपको और अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, थर्मल डेथ टाइम दिया गया है, तो अब ये क्या हो गया, थर्मल डेथ टाइम क्या होगा, जब हम लोग निश्चित टाइम में और निश्चित टेम्परेचर में, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक कंडीशन मीन्स क्या हो गया, जो आपका दोनों ही कांस्टेंट रहे। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आपका टेम्परेचर भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और साथ ही टाइम भी क्या रखना है हमको, एक निश्चित टाइम में। ठीक है, टाइम भी हमको कांस्टेंट रखना है। तो एक निश्चित टाइम और आपके जो टेम्परेचर है उसमें कितना किल हो रहा है जो आपका बैक्टीरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग थर्मल डेथ टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो मतलब गिवन टेम्परेचर मीन्स दिए गए टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, स्पेसिफिक कंडीशन में वो क्या हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना किल होगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डेथ टाइम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब कभी भी क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो, जब स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशन में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। और डी वैल्यू आपको समझ आ गया होगा क्या है, और जेड वैल्यू, और मेनली डी वैल्यू और जेड वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं तो उनको भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, द फुल मीनिंग ऑफ MMR वैक्सीन इज। ठीक है, MMR वैक्सीन किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बहुत सिमिलर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, मिसेल्स, मम्स, रेबीज, मिसेल, मम एंड रोटावायरस, मोनोन्यूक्लियोसिस, मॉलस्कम एंड रोटावायरस, देन मिसेल्स, मम्स एंड रूबेला। तो आपने देखा होगा जरूर से, बच्चों में क्या हो जाता है, बहुत ही दाने दाने से आने लगते हैं। मैं स्मॉल पॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, रैसेस टाइप के जो आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो क्या होता है, वो मेनली मिसेल्स होता है, और जनरली रूबेला और मिसेल्स में लोग हमेशा ही कंफ्यूज होती हैं। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगी कि मिसेल्स और रूबेला दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, इनका जो सिम्टम है एक जैसा होता है, पर दोनों के जो क्या है, इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट होते हैं। बट रूबेला को क्या कहा जाता है, इनको साथ ही साथ ये अफ्रीकन मिसेल्स भी हम कहते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिसेल्स, मम्स एंड रूबेला दिया गया, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, मिसेल्स, मम्स एंड रूबेला, जहाँ पर सिम्टम आप देख पाएंगे सिमिलर रहते हैं, इस प्रकार से रैसेस टाइप से पूरे आ जाते हैं स्किन में, मेनली चिल्ड्रंस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स और रूबेला। ठीक है, और मम्स किसको कहते हैं, मम्स भी क्या होगा, मम्स इस प्रकार से जब माउथ में स्वेलिंग आ जाती है, ये भी एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा, रैसेस हो जाएंगी, उनको हम लोग मम्स कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों में जरूर से होता है, इस प्रकार से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और साथ ही यहाँ पर रैसेस हो जाएंगी स्किन में। तो इन सभी का क्या होता है, सिम्टम एक टाइप का रहता है, भले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है अलग है, पर यहाँ पे सिम्टम एक जैसे हैं, वायरस है। तो यहाँ पर एक जो वैक्सीन है वो काम करती है, मिसेल, मम और रूबेला MMR वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे देख, तो आप अपने प्रिपरेशन के लिए जरूर से दोनों बुक को प्रीफर कर सकते हैं, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बुक। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, चाहे आप MCQ सॉल्व करना चाहें या थ्योरी। इसको परचेज करने के लिए जरूर से आप GDC क्लासेस ऐप में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल से सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। साथ ही साथ रिव्यू का वीडियो जरूर से वॉच कर लें, वहाँ पर आपको डिटेल इस बुक के बारे में वहाँ पर पता चल जाएगा। और बेस्ट ऑफर के लिए GDC क्लासेस ऐप में आप देख सकती हैं। तो जरूर से नेक्स्ट चलेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई आर। अब देखिए एस्चेरिचिया
कोलाई जो आपके इंटेस्टाइन में होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आपके कहाँ होते हैं ये जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके इंटेस्टाइन में। तो इस बैक्टीरिया को क्या ये इनका जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में क्वेश्चन आया है, उसको हम देखते हैं। दिया गया है ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैक्यूलेटिव एनारोब्स एंड माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, वो देखिए। अब जैसे कि ये जो इरिस्टिशिया कोलाई दिया गया है, तो मैंने आपको अभी बतलाया था ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होंगे, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि उनके लिविंग होने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। ठीक है, ऑक्सीजन में ही वो क्या रहेंगे, लिविंग रहेंगे, उनको ऑब्लिगेट एनारोब्स कहेंगे। ऑब्लिगेट एनारोब्स की यदि बात करें, अब इनको एनारोब्स मीन्स क्या है, ऑक्सीजन ना रहे तो भी चलेगा। ओके, ऑक्सीजन ना रहे तो भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ग्रो करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे फैक्यूलेटिव। ठीक है, फैक्यूलेटिव में क्या होगा, ये ऑक्सीजन रहे तो भी ठीक और ऑक्सीजन ना रहे तो भी ठीक। तो यहाँ पर इरिस्टिशिया कोलाई जो है वो इसी प्रकार के रहने वाले हैं। फैक्यूलेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन रहे तो भी ग्रो करेंगे और नहीं रहे तो भी ग्रो ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल देख पाएंगे, क्या दिया है, ऑब्लिगेट एनारोब जब ओनली ग्रो करेंगे जब ऑक्सीजन हो। ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम। ऑब्लिगेट एनारोब्स दिया गया है जो कि क्या होगा, यहाँ पर ओनली ग्रो करेगा जब अब्सेंस हो क्या, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का अब्सेंस हो तभी जाकर ग्रो करेंगे, उनको हम ऑब्लिगेट एनारोब्स कहेंगे। और फैक्यूलेटिव एनारोब्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंड अब्सेंस, दोनों में ही क्या कर लेंगे, ये ग्रो कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इरिस्टिशिया कोलाई के बारे में हमने देखा अभी। ठीक है, माइक्रो एरोफिलिक्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, जो क्या करेंगे, ग्रो इन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तब उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो मीन्स क्या हो गया, कम। ठीक है, कम, जब ऑक्सीजन कम हो तभी जाकर ग्रो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। और देखो पॉइजनस इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा उनके लिए, कम में चाहिए। ठीक है, अब एरो टोलेरेंट। ठीक है, एरोटोलेरेंट में क्या हो, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एज दे मेटाबोलाइज एनर्जी एनारोबिकली। ठीक है, रिक्वायर नहीं होता। ओके, बट यदि हुआ तो ठीक है, नॉट पॉइजनस। जैसे कि क्या हुआ, ये जो माइक्रो एरोफिलिक हैं वो कम रहते हैं तभी ठीक है। ठीक है, कम रहते मीन्स ऑक्सीजन कम है तभी जाकर ठीक है, और ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे। बट ये क्या है, टोलेरेंट है, पॉइजनस नहीं होंगे। ठीक है, कम है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक, और जैसे कम ज़्यादा हुआ तो भी ये क्या हो जाएंगे, ग्रोथ कर लेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, इसको जरूर से आप लोग क्या करना, प्रीफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए इसको जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बतलाया जो कि न्यूट्रिशन के बेस में था, जो कि क्या था कि इन लोग क्या करेंगे, अपने से बना लेंगे फूड, उनको क्या कहेंगे, नहीं बना पाएंगे उनको क्या कहेंगे, तो ये क्या था, न्यूट्रिशन बेसिस में था। तो इसको मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बतला दिया है, तो आप लोग उसी चीज़ को देख सकते हैं, वही टेबल फ्लो चार्ट दिया गया है। नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच टाइप कलर इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से चलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मेनली क्या होगा, जब स्टेन होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसमें आइडेंटिफाई करना है, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन मैंने बतलाया था, इनका क्लासिफिकेशन। तो एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम समझ लीजिए क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव। तो कैसे इनको डिफरेंट करेंगे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो सबसे पहले हम लोग जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप लोग एक बेसिक से एक चीज़ समझिए, जैसे कि हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारा क्या है, स्लाइड है, और यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कलर करेंगे। कलर करेंगे मीन्स वही डाई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनको हमने क्या किया, पूरा कलर कर दिया, तभी जाकर वो दिखाई पड़ेंगे ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो भी उनमें कुछ कलर होगा तो वो जल्दी से इंडिकेट हो पाएगा। तो वैसे इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कलर चढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, डाई लगा दिया, तब वो इजली से फिर हमें आइडेंटिफाई हो पाए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया हमने, इसी प्रकार से कलर लगाने के लिए अब सारे उसी प्रकार से स्टेन करेंगे। ठीक है, स्टेन मीन्स क्या हो गया, कलर के थ्रू हमको डाई यूज़ करें, उसके थ्रू हमको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो अब ग्राम स्टेनिंग में क्या करेंगे, हम लोग कुछ यहाँ पर डाई लेंगे। तो जैसे कि आपने लिया, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर हमने लिया, तो देखो क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या डालेंगे, एक डाई डालेंगे। जैसे कि ये बैक्टीरिया उसको कलर करना है तो हमने डाई डाला, डाई का नाम समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल वायोलेट,
और हम लोग क्या ले सकते हैं, मेथिलीन ब्लू ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं याद कराऊंगी आपको, जितने भी डाई हैं क्या क्या प्रोसेस है यूज़ होंगे, पहले इनका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये क्या है, हमने क्या डाला, डाई डाला। अब क्या करेंगे, अब इस डाई को अच्छे से बाइंड हो पाए उससे बैक्टीरिया से, तभी जाकर तो इंडिकेट हो पाएगा ना। तो बाइंड अच्छे से हो पाए इसलिए हम लोग क्या डालते हैं यहाँ पर, देन उसके बाद आयोडीन हम लोग डालेंगे। ठीक है, अब अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे यहाँ पर एक रिएजेंट, जो कि क्या, अब इसको वॉश करेंगे। ठीक है, बाइंड हो गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, वॉश किए। वॉश किससे करेंगे, वॉश करने के लिए या फिर एसीटोन डाल सकते हैं या फिर अल्कोहल से हम लोग वॉश कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, वॉश करने से इनका जो डाई है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब उनको क्या कहेंगे, उनको फिर हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। और जो जिनका डाई बचा रहा, ठीक है, ये अच्छे से बाइंड कर लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, उनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। और जिनका डाई निकल गया, जो कि क्या हो जाएंगे, कलरलेस पहले। ठीक है, कलरलेस हो जाएंगे, वो क्या होंगे, वो ही ग्राम नेगेटिव होंगे। ठीक है, ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। अब देखिए, अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसमें से अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो फिर क्या हो गया, वायलेट कलर दे ही दिया। अब फिर से हम एक डाई डालेंगे जो कि क्या है यहाँ पर, अब देखिए काउंटर स्टैंड करने के लिए हमने क्या डाला, हम लोग डालेंगे सेफ्रेनिन। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये जब हम लोग डाई डालते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव है वो तो अपना कलर रखेगा ही। अब जो नेगेटिव है जो कि डिसकलर हो गया था, फिर से इसमें क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा रेड कलर या फिर पिंक कलर, किसमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस आपको पहले समझ आ गया होगा। अब क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे उस पर हम चलते हैं। तो वायलेट या पर्पल कलर किस में आता है, ग्राम पॉजिटिव में आता है। अब कैसे याद रख पाएंगे, चलिए उनको ट्रिक के थ्रू याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक स्टोरी आप समझिए। तो यहाँ पर जैसे कि ग्राम, ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, ये जो स्टेनिंग का मेथड है जिनको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, इन्हीं इसीलिए ये जो मेथड है उनको ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव मेथड, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ग्राम पंचायत वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में, है ना। तो देखिए अब आपको याद रखना है एक स्टोरी। तो क्या था, एक ग्राम पंचायत था। ठीक है, उस ग्राम पंचायत में क्या हुआ, एक आई थी पॉलिसी। क्या पॉलिसी आई थी, सीएम पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी आई थी क्या, सीएम पॉलिसी, जिसमें क्या हो रहा था, जहाँ पर उन्होंने पैसा आया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उस पॉलिसी में कुछ पैसा आया था। तो वो जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया, एक आइडिया लगाया। क्या किया, एक आइडिया लगाया, उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, एसी कार में, ठीक है, एसी का जो कार है उसमें जाते हैं सफ़र करने। उस पॉलिसी में जो पैसा आया था उसके थ्रू वो सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को एसी वाले कार में जाएंगे, कहाँ, सफ़र करने। ओके, तो ये जो स्टोरी है उसे समझ लीजिए, जिससे कि आपको पूरा ये स्टेप है वो याद रहेगा। कैसे, देखिए, अब देखिए ग्राम पॉजिटिव से आप जो ग्राम पंचायत में बता रहे हैं उससे यह याद रहेगा कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग को याद रखने वाले हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी डाई यूज़ हो रहा है। प्राइमरी क्या हमने अभी बतलाया कि एक आया था पॉलिसी, तो पॉलिसी से आपको याद रखना है प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, हुआ कि वो जा रहे थे, क्या था वो पॉलिसी, सीएम पॉलिसी। तो सी से आपको याद रखना है क्रिस्टल वायलेट और एम से मेथिलीन ब्लू को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आइडिया लगाया। तो आइडिया से आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हमने ऐड किया किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। ओके, प्राइमरी डाई क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे, एसी वाले कार से। तो यहाँ पर एसी से एसीटोन और अल्कोहल याद रहेगा। ओके, एसीटोन या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं। कार से आपको डी कलराइजर याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो क्या करते हैं, जा रहे थे कार से किस लिए, और कार से काउंटर। ठीक है, काउंटर, सी से कार हुआ और सी से आपको काउंटर याद रहेगा। क्या करने, सफ़र करने, तो सफ़र से सेफ्रेनिन भी याद हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है उससे आपको पूरा स्टेप याद रहेगा। और जो आपके पॉजिटिव होंगे पर्पल या वायलेट कलर देंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो रेड या पिंक कलर, डार्क कलर यहाँ पर शो करते हैं। तो इससे आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये सारे जो ग्राम स्टेनिंग है वो स्टोरी से याद रहेंगे। ओके, अब आगे चलेंगे। चलिए
एसिड फास्ट इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। ओके, अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल एक क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने ये समझ गया है कि यहाँ पर एसिड का फास्ट जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। अब यहाँ पर एसिड फास्ट बैक्टीरिया और एसिड नॉन फास्ट बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इनको भी हम लोग एक नए स्टेनिंग मेथड से इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम जेहल निल्सन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है उनके जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार का वैक्स होता है, वैक्स या लिपिड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो एसिड फास्टिंग बैक्टीरिया है वो स्टेन कर पाता है एसिड फास्ट से, ठीक है। ये जो प्रोसेस है पूरा अच्छी तरीके से हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो माइकोलिक एसिड होता है उनके सेल में, इसीलिए सेल वॉल में, इसीलिए क्या होता है, वो एसिड को फास्ट में मतलब कि पॉजिटिव रिस्पांस दे पाते हैं, ठीक है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर आप सेल वॉल देख पाए, बहुत ही थिक यहाँ पर क्या होगा, इनका लेयर होता है। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया का यदि मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो क्या होगा, इनका जो सेल वॉल है बहुत ही थिक होता है, ठीक है, बहुत ही मोटा होता है, किसका, जो कि लिपिड का बना होता है, ठीक है, जिसको माइकोलिक एसिड हम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेल रहता है। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इनमें से कौन सा है, तो आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप हमेशा से स्टडी कर रहे होंगे सेल में, है ना। तो प्रोकैरियोटिक पहले के सेल्स जो होते हैं जहाँ पर क्या होगा, ऐसे सेल्स जो कि क्या हो, वो सेलुलर वन ही सेलुलर हो, ठीक है, यूनिसेलुलर जिसको हम कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। उसमें सेल ऑर्गेनल्स ये सारी चीज़ें नहीं होती और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी नहीं होता, ओके। और जो क्या होंगे, यूकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक, जैसे कि एनिमल सेल्स हैं, हमारे सेल किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में फिर आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया में मेनली प्रोकैरियोटिक होते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वायरस हो गया, प्रोटोजोआर, फंजाई है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये यूकैरियोटिक में आती हैं। और इसको आपने बहुत ही बार देखा होगा, सुना होगा, बस आपको मैं हेडलाइन बतला दूँ थोड़ा सा कि ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो आपके यूकैरियोटिक हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे कि इसमें यूकैरियोटिक में होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, प्लांट एनिमल में यूकैरियोटिक रहेंगे और जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और आर्चिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, फॉर थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर रिक्वायर सेल। अब इसका आंसर आपको खुद ही देना है क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से बतला ही दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद ही देंगे। नेक्स्ट चलते जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोजन विच काउज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंजेक्टेड इंट्रावेनसली आर स्ट्रक्चरली, ठीक है। जब देखिए पायरोजन्स किसको कहते हैं, जो कि क्या है, फीवर काउज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये क्या होते हैं, जब हम इंजेक्ट किया जाता है पायरोजन, यदि बॉडी के अंदर आया हुआ है तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है जिससे कि फीवर होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मेनली पायरोजन बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड दिया गया है, बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड दिया गया है, वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल ग्लाइकोसाइड दिया गया है। तो क्या होंगे, बैक्टीरिया में क्या होता है, ये मेनली पायरोजन्स उनका सेल वॉल है, समझ लीजिए, ठीक है, उनके सेल्स हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है, आपको पता है ये क्या बने होते हैं, लिपिड पॉलीसेकेराइड्स से बने होते हैं, है ना। क्या होंगे, लिपिड और पॉलीसेकेराइड के मिक्सअप होते हैं, उनसे बने होते हैं। तो बैक्टीरिया लिपिड पॉलीसेकेराइड ही क्या होंगे, पायरोजन्स, जो कि जिसके कारण रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, वो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देख पाएंगे लिपिड पॉलीसेकेराइड ये होंगे जिसको हम एंडोटॉक्सिन भी कहेंगे। अब देखिए जेहल निल्सन मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई, जिसके बारे में अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, एसिड फास्ट जिसको हम स्टेनिंग कहते हैं, उनको मॉडिफाई किया था, ठीक है। उनको फिर मॉडिफाई किया किन्होंने, जेहल निल्सन ने। इसीलिए ये जो मेथड है क्या कहलाता है, उसको हम लोग जेहल निल्सन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम लोग क्या करेंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड, ठीक है। इसीलिए क्या हो पाते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे पाते हैं क्योंकि इनमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो माइकोलिक एसिड है वो किस में प्रेजेंट होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ओके। अब इनके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा अच्छे से ट्रिक बतलाती हूँ जिससे कि आपको इनका जो स्टेप है वो हमेशा ही याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एसिड जो अभी आपने क्या पढ़ा, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव वाला जो स्टेप था जिसमें मैंने आपको
आपको ग्राम पंचायत वाला ट्रिक बतला दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जेहल नीलसन मेथड, जहाँ पर एक अलग ट्रिक देखेंगे। अब देखेंगे इसमें फिर किस प्रकार से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, एक हम लोग लेंगे स्लाइड, ठीक है, और जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेन करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से डाई उनके ऊपर डालेंगे। अब उनको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर क्या देखेंगे, वॉश किया हमने, अब वॉश करेंगे तो वो क्या होगा, जो यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा उसका कलर तो रहेगा और नेगेटिव रिस्पॉन्स किया उसका कलर चला गया, ठीक है। तो उस प्रकार से फिर से हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अब हमने प्राइमरी, सबसे पहले जो हम लोग इंडिकेटर के लिए डालेंगे जो डाई है, ओके, उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर प्राइमरी जो आपको क्या रहने वाला है, तो आपको प्राइमरी से क्या याद रखना है, प्रिया याद रखना है, ठीक है। तो एक प्रिया थी जिसने क्या किया, उसने लिया कार, ठीक है, कार से आपको कार्बोल फ्यूशन याद रखना है। उसने लिया क्या, कार लिया। अब कार में उसने क्या किया, डीजल डलवाया। कब डलवाया, पूरा साल भर। तो साल से क्या याद रखना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, पूरे साल भर से क्या याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है, ठीक है। तो 20% उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला डीकलराइजर के रूप में। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे, उसने डीजल डाला अपने कार में साल भर पूरा, तो डीजल से आपको डीकलराइजेशन और साल भर से सल्फ्यूरिक एसिड याद रहेगा, ओके। अब उसके पास क्या हो गया, उसके अकाउंट में पूरा मनी चला गया, ठीक है, खत्म हो गया डीजल डलवा डलवा के। तो अकाउंट से आपको काउंटर स्टेन याद रखना है, ठीक है। तो काउंटर स्टेन के रूप में यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मेथिलीन ब्लू को यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो वो जो प्रिया थी जिसने क्या किया, साल भर क्या किया, डीजल डलवाया, जिससे उसका अकाउंट पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो अपने कहाँ गई, मम्मी के पास गई, मदर के पास गई। तो एम फॉर आपको मेथिलीन ब्लू याद रहेगा, ठीक है। फिर से पैसा लेने गई भाई, क्योंकि उसने तो अब कार लिया है तो आगे तो डीजल फिर से डलवाना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से आपको इनके भी स्टेप याद रहेंगे और क्या क्या हमको डाई यूज़ करना है वो भी याद रहेगा, ठीक है। तो जो एसिड फास्ट यहाँ पर रहने वाला है बैक्टीरिया, वो क्या होगा, यहाँ पर रेड कलर देगा, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया ब्राइट रेड कलर देगा, और जो एसिड फास्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर यहाँ पर देता है, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है अब आपको, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक भी बतला दिया इनके प्रोसेस का। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग रैदर देन फ्यूजन, ठीक है। अब बर्डिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये होता है मेनली एसेक्सुअल, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, एक समझ लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से एक पौधा है, समझ लीजिए, ओके, यहाँ पर उनका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर बिना किसी, जब कभी भी गैमेट का क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तब जाके क्या होगा, वो सेक्सुअल कहलाएगा। बट यहाँ पर कोई गैमेट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, इनका क्या होगा, इस प्रकार से अब ये आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा बड बनना चालू होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इसी प्रकार से बड क्या हो जाएगा, फिर निकल कर पूरा क्या बना लेगा, एक पूरा सेल बना लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं, जो कि क्या है, एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या कहलाता है, ये मेनली होता है फंगस में, यीस्ट में क्या होगा, मेनली यही प्रोसेस होता है जिसको हम बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये एसेक्सुअल मेथड के थ्रू इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन होते जा रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, द कॉजेटिव वायरल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मीसल्स इज, ओके। अब फिर वही मैं आपको जो बात कर रही थी, मीसल्स और रूबेला दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या होता है, सिम्टॉम थोड़ा सिमिलर रहता है, पर वायरस है वो अलग अलग होती हैं, ओके। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है रूबी ओला, ठीक है, रूबी ओला, रूबेला नहीं, रूबेला वायरस से होता है रूबेला, ठीक है, पर रूबी ओला दिया गया है, जिसका अब मेनली ये क्या होता है, जो मिसेल्स हैं वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली से के जो वायरस होते हैं उनसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूबी ओला हो जाएगा करेक्ट आंसर, रूबेला नहीं है, याद रखिएगा। छोटे छोटे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और इसके बारे में मैंने बतला ही दिया कि मिसेल्स क्या होता है, इनके लिए जो वैक्सीन हैं उनको भी मैंने आपको बतला दिया है। आगे चलेंगे, द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और वो हमारे लिए जनरली हार्मलेस होते हैं,
ठीक है, हमारे हेल्पफुल होते हैं। ओके, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जो डाइजेशन हो गया, इन सारी चीज़ों में भी हेल्प वो करते हैं। ठीक है, तो एस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्टडी किया था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जनरली क्या होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स होगा। ठीक है, जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा, उनका कोई निश्चित कोई शेप वेप नहीं होता है ना। उनमें क्या होगा, राइबोसोम होता है जो कि 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। ठीक है, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स ये सारे नहीं होते। तो आपको पता है कि क्या होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या है आपका, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो इसी प्रकार से कोरिलेट करके याद रखते जाएंगे तो सारे आंसर्स है वो हमेशा ही याद रहेंगे। ठीक है, और इनके बारे में आपने देख ही लिया। नेक्स्ट चलेंगे, कैप्साइड इज प्रेजेंट इन, दिया गया है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो कैप्साइड क्या होता है, एक प्रकार का कैप है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है ये, मतलब कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैप है वो किस में होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कैप लगा होता है किसके, ये जो आपका जेनेटिक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ऊपर ये लगा होता है, ये क्या कहलाएगा, कैप्साइड कहलाता है। ये होता है वायरस में प्रेजेंट। ठीक है, जो कि क्या होगा, इस प्रकार से बना हुआ होता है एक सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्साइड कहते हैं, जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का इनका सेल है, प्रोटीन से बना होगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यदि आपको ESIC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ पर हमारा बैच कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ESIC 2023। ठीक है, तो इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पर टेस्ट दिला सकते हैं, जिसके लिए केवल आपको GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा। अब चलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेन। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमको जानना है। उनके सेल में, सेल वॉल दैट लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, repeating unit of arabinogalactone mycolates in their cell wall, peptidoglycan, muramic acid and D-amino acid in their cell wall containing predominantly polysaccharides and glycoprotein। तो क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, ये पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम ही ड्रॉ करें तो ये क्या है, पूरा पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर और ये है इनका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि क्या करेगा, इंडिकेट करेगा ग्राम नेगेटिव के सेल को। ठीक है, रफ एक डायग्राम है हमारा। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर देख रहे हैं वो इतना पतला रहने वाला है, किसमें, ये रहेगा आपका ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ग्राम नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर है वो ग्राम नेगेटिव में क्या है, बहुत ही पतला है। ठीक है, बहुत ही थिन है, और बहुत ही थिक किसमें, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो टिकोइक एसिड है। साथ ही साथ अब यदि हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर इनमें क्या है, बहुत ही थिन है, इनमें बहुत ही ज़्यादा है। पर लिपिड, ये जो आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये क्या है, लिपिड ही है। ओके, तो लिपिड का कंटेंट किस में ज़्यादा रहता है ये ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, लिपिड का लेयर बहुत ज़्यादा रहेगा और इसमें कम रहता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब ये नाम ही है, देखिए इसको मैं यदि रब कर दूं, अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये नाम इंडिकेट करता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन मीन्स क्या है, पेप्टाइड से बना हुआ है। पेप्टाइड मीन्स क्या हो गया, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो रिपीटिंग यूनिट होता है, पूरा बनते जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं, है ना। वो जितने भी अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। तो ये जो आपका सेल वाला है वो क्या बना है, पूरे पेप्टाइड से। और ये ग्लाइकॉन मीन्स क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी आप जान रहे हैं क्या होता है, ये डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाइसेक्राइड्स की यदि बात करें तो ये दो यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक है आपका
ठीक है, नेम और नेक, जहाँ पर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिक एसिड ये इंडिकेट करता है। ये सारे क्या हैं, ये आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट और ये हो गए आपके पेप्टाइड्स। तो ये दोनों से मिलकर क्या बना, हमारा सेल वॉल बना। ओके, तो ये जहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर किस में होगा, सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन म्यूरामिक एसिड हो गया। अब म्यूरामिक एसिड आप समझ गए ना कहाँ से आया। ओके, तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। पूरा ग्राम पॉजिटिव मैंने आपको बताया वो थिक होता है, डायग्राम के थ्रू भी बताया। ठीक है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन हायर क्वांटिटी में रहता है, ये भी दिखला दिया। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन भी आपको बतला दिया। ठीक है, और इसमें लिपिड लोअर कंटेंट होता है, ये भी बताया। आउटर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव में। ओके, और देखिए इनका जो स्टेनिंग है वो तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये भी देख लीजिए। तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो होंगे इसमें, और मैंने आपको क्या बताया था, एक डायग्राम में टिकोइक एसिड भी दिखलाया। ओके, बट यहाँ पर लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनके आउटर मेम्ब्रेन में, ये लिपिड के बने लेयर होते हैं किसमें, ग्राम नेगेटिव में। नेक्स्ट चलेंगे, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रेच फीवर इज। ठीक है, ट्रेच फीवर के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आपने देखा होगा जो जू टाइप के रहते हैं। ठीक है, जू टाइप से आपने देखा होगा जरूर से, जब कभी भी किसी डॉग में देखा होगा, गाय वगैरह में देखा होगा, जू टाइप से रहते हैं। वो जो आपके क्या है ऑर्गेनिज्म है, उनसे जनरली जो फ्लू हुआ समझ लीजिए, वो क्या हुआ, जो फीवर है, ठीक है, फीवर है उसको कहते हैं, जो जनरली 5 to 7 डेज तक का फीवर ये रहता है, तो उसको हम ट्रेच फीवर कहते हैं। ठीक है, जो कि किससे होता है, देखिए आर रिकेट्सिया अकारी दिया गया है, आर क्विंटाना दिया गया है, आर सुटसु गामोशी दिया गया है और आर रिकेट्सियाई दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रिकेट्सिया। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रेच फीवर है वो होता है रिकेट्सिया क्वांटाना के बाइट करने से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनका जो इमेज भी आपको दिखला रही हूँ उससे आपको इजीली समझ आएगा। इस प्रकार से जू टाइप के होंगे। ओके, जो ऑर्गेनिज्म है मेनली ये होता है किससे, बॉर्डेटेला क्वांटाना। ठीक है, जिसको रिकेट्सिया क्वांटाना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बॉर्डेटेला क्वांटाना इसको हम कहते हैं, और मेनली ये क्या होता है, जिसको ऑल जाना जाता है रिकेट्सिया क्वांटाना के नाम से, 5 to 7 डेज तक का ये फीवर रहता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन आइदर द बॉडी इंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी इज। ठीक है, तो आप जब भी कभी भी बच्चे रहे होंगे या अभी भी कभी भी आपको चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है चाहे वो लोहे से लगी हो या कहीं पे भी, तो आप जरूर से क्या करते हैं, टिटेनस का एक इंजेक्शन जरूर से लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी वुंड होता है, ठीक है, कभी भी घाव वगैरह हुआ, तो सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, वो क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है। और यदि ऐसा हुआ कि हमने वो इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, एंटीटॉक्सिन जो है वो नहीं लिया, तो क्या हो जाता है, जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, और जनरली जॉ वाले जो मसल है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए टिटेनस का क्या करना पड़ता है, टॉक्साइड का यूज़ करना पड़ता है इनको, इनसे रिलीफ के लिए। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है उनका सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। और आप जानते हैं साल्मोनेला टाइफी किससे होता है, हमने पहले ही प्रीवियस क्लास में इसको देख लिया। ठीक है, क्या देखा था, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या होता है, मेनली फूड पॉइजनिंग होते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजेंस भी क्या करते हैं, पैरोजेंस फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, इनके लिए हम लोग टॉक्साइड यूज़ करते हैं, तो ये आप हम लोग देख लिया। ठीक है, और इसके बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट चलेंगे, द सबस्टेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको जरूर से कंफ्यूजन होगा, सेल्यूलोज, टिकोइक एसिड, लिपोपॉलीसेकेराइड दिया गया है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी दिया गया है। तो अब आप सोचेंगे मैम पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है और ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो वो होगा टिकोइक एसिड। मैंने आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो ये सेल वॉल होता है उसमें साथ ही साथ ऐसे ऊपर में लगे हुए क्या होते हैं, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, जिनके कारण डिसीज होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब कभी भी इन्फेक्ट जिनका हुआ तो वो टिकोइक एसिड के कारण क्या हो जाते हैं, पैथोजेनिक वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल से यदि देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दिया गया है,
ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का यहाँ पर आप देख पाएंगे टिकोइक एसिड इस प्रकार से बना हो और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजेनेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे द टर्म माइक्रोबायोलॉजी इज कॉइंड बाय, ठीक है, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है, तो इसका भी आपको कमेंट करके बतलाना होगा। ओके, सभी चीज़ें हमने पहले ही स्टडी डीपली कर ली है, तो अब आपको इसका आंसर कमेंट करके देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से आपको कमेंट करना चाहिए, ठीक है। और ये हमने पहले सारे साइंटिस्ट के बारे में स्टडी कर लिया है। अब आएंगे विदाउट दिस मैनी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया लॉस देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू अटैच टू द होस्ट टिश्यू, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ऐसा कुछ के बारे में बात हो रहा है जो कि क्या करेगा, अटैच होने में क्या करता है, हेल्प करेगा। ओके, इंडिकेट कर दिया है गया ना, विदाउट दिस, इसके बिना जो बहुत से डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो अपनी एबिलिटी को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, क्या, इन्फेक्शन की, क्योंकि वो अटैच नहीं हो पाएंगे होस्ट सेल से। मीन्स ऐसे कोई पार्ट की बात किया जा रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया का, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि उनके अटैच होने से होल सेल से जो होस्ट सेल से जो अटैच कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक बैक्टीरिया का क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही ख़राब सा बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको फ्लैजेला पहले ही बता दिया था, ठीक है, फ्लैजेला पहले ही बता दिया था। काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर पूंछ टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर स्ट्रक्चर है, हेयरी स्ट्रक्चर है, जिसको समझ लीजिए पूंछ टाइप स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कराता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनकी पूरे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बतला दी, ठीक है। अब देखिए ये तो फ्लैजिला हुआ, साथ ही साथ इसमें कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है, पूरी जो इनकी सेल है उसमें, ठीक है, बैक्टीरिया की बॉडी में। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिल्ली, ठीक है, उनको हम कहते हैं पिली, जो कि क्या करता है, जो अटैचमेंट में, ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल है वो दूसरे क्या करे, होस्ट से अटैच कर पाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, यही पिलाई होती हैं, ठीक है। और इनको साथ ही साथ सेक्स पिलाई भी कहते हैं, क्योंकि इनका कॉन्जुगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे कि क्या हो, इनका जो यहाँ पर जैसे कि डीएनए होता है, ठीक है, इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इनको क्या कर पाते हैं, फिर वो इसी के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ओके, और इसमें क्या क्या दे दिया गया, देखिए अभी हम लोग प्लाज्मिड देख लिए, सर्कुलर डीएनए है, ये किसका, बैक्टीरिया का, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए है। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, इस प्रकार से एक इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता पर न्यूक्लियोइड होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और पिल्ली क्या है, पिल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट के, होस्ट सेल से अटैच हो पाता है, तभी कि क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया वो डिसीज काउज कर पाएगा। ओके, तो जितने भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैंने आपको बतला दिया। कौन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन मेनली क्या करता है, इनका अटैचमेंट करता है, कौन इसमें प्लाज्मिड क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, जब कभी भी बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट हो तो उसको हम बैक्टीरेमिया कहते हैं। ओके, और क्या क्या दिया है, एनीमिया आप जानते हैं, ब्लड की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अब दिया गया है सेप्टिसेमिया, ठीक है, या सेप्सिस जिसको कहते हैं, ठीक है, जब कभी भी ब्लड पॉइजन हो जाए बैक्टीरिया के कारण, ब्लड में जब वो पॉइजन कॉज कर रहा है तब उसको हम सेप्टिसेमिया कहते हैं। तो ये दोनों डिफर हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। और टॉक्सेमिया ये क्या है, मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शंस है वो हो जाएंगी, तब उसको हम लोग टॉक्सेमिया कहती हैं, ठीक है। तो यहाँ बैक्टीरेमिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जब बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तब उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरेमिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाएगा, किसमें, प्रेगनेंसी के टाइम में इन्फेक्शन हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए ऑर्गन्स का, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी, तब उसको हम लोग टॉक्सेमिया कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी टर्म को आपको याद रखना चाहिए, जो कि सिमिलर हैं, हमेशा आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, पर इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि सारे स्टैनिंग मेथड हमने देखे अभी तक, जब हमको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहा था, वैसे कुछ जो डाई हैं वो यूज़ होते हैं किसमें, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उनको क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है नेचुरल रेड, मैथिलीन ब्लू, जेनस ग्रीन और फिनोल्फथैलीन दिया गया है। तो जो जेनस ग्रीन है, ठीक है, जेनस ग्रीन बी,
ओके, इनको यूज़ करते हैं किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो ये जो जेनस ग्रीन है उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानिए, ठीक है। तो ये जो, तो इनकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब ऑक्सीडाइज होंगे और रिडक्शन होगा इनका, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर इंडिकेट करते हैं, और रिडक्शन हो जाता है तो पिंक कलर इंडिकेट ये करते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीडेशन के कारण फिर क्या हो जाते हैं, ये जो आपका डाई है ब्लू कलर, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र के प्रोसेस के कारण यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो जेनस ग्रीन है, और ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया का पता चलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए जेनस ग्रीन का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, वॉज अगेंस्ट, ठीक है। तो जो वैक्सीन है, ठीक है, पॉस्चर जो हमारे साइंटिस्ट हमने अभी देखा उनका बहुत अच्छा रोल था, मैंने आपको बताया अभी, जिन्होंने क्या किया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। अब बताइए, और उसके बाद पॉस्चर जी हैं, उन्होंने जो वैक्सीन रेडी किया वो कौन कौन से चीज़ों के लिए वैक्सीन उन्होंने रेडी किया, चिकन पॉक्स दिया गया है, एंथ्रैक्स और रेबिस। तो ये मेनली एंथ्रैक्स और रेबिस के लिए इन्होंने क्या किया था, वैक्सीन डेवलप किया था। तो पॉस्चर जी को जाना जाता है एंथ्रैक्स के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक टर्म और जान लीजिए जो कि क्या है आपका रेबिस। तो इन दोनों के बारे में इन्होंने स्टडी किया है। नेक्स्ट चलेंगे, एन एसिड कंटेन्ड इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज, ठीक है, जो एसिड प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल में उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, म्यूरामिक एसिड दिया है, फॉर्मिक एसिड और स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। अभी हमने जो बहुत लॉन्ग पहले ही क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या चीज़ें होंगी उनके पूरे सेल मेम्ब्रेन में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बारे में बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। इनको बारे में भी मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड्स की यूनिट होंगे पूरे अमीनो एसिड, ठीक है। पेप्टाइड यूनिट को हम क्या बोलेंगे, फिर पेप्टाइड्स और ग्लाइकोन, ग्लाइकोन से क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, नेम और नेग, ठीक है, ये दोनों हो गए नेम और नेग। तो जहाँ पर क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक एसिड ये होते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर होता है बैक्टीरिया में, जहाँ पे मेनली एसिड की बात करें तो म्यूरामिक एसिड और ग्लूकोजामिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यूरामिक एसिड होगा करेक्ट आंसर। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको बता दिया और ईजी से हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जो कि है टिनिया पेडिस इज कॉमनली नोन एज, और इसको आप लोग कैसे जानेंगे। देखिए, मेनली आपने देखा होगा जब कभी भी बरसात का टाइम आता है या खुले पैर में गांव वगैरह में ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, पैर में छाले से बन जाते हैं, है ना। तो वो मेनली किस बैक्टीरिया से होता है, टिनिया पेडिस से होता है, जो कि एंथेलेट फुट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली फुट में ये होता है। ओके, इसका मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, इससे आपको ईजिली से अब आपको ध्यान हो गया होगा, जरूर से आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट इज फॉर, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड दिया गया है, सिफेलिस, येलो फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूरी क्लासिफिकेशन की लिस्ट दी थी, याद नहीं हो तब भी से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत सारे टेस्ट बताए थे ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एमियोइड्स टेस्ट बताया था, मॉन्टेक्स टेस्ट बताया था, ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बताया था। ये सारे टेस्ट बताए थे किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बतलाए थे, है ना। और साथ ही साथ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका टेबल दिया गया है बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस के लिए सारे 5 टेस्ट बताए थे, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट, एमिडेस टेस्ट भी बताया था, नियासिन टेस्ट भी बताया था और ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बताया है। एड्स के लिए एलिजा आपको याद रखना है, कार्पस टेस्ट और पीसीआर टेस्ट, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी एड्स के लिए ही किया जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को तो कभी नहीं भूलना, इसको स्टार मार्क लगा लो, ये पूछा ही जाता है। टाइफाइड के लिए क्या बताया था, वाइडल टेस्ट, है ना। वाइडल टेस्ट हमेशा ही पूछा जाता है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए होता है। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट भी इसी के लिए होता है, टाइफाइड के लिए। लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट है और सिफेलिस के लिए आपको याद रखना है कान टेस्ट, ठीक है, खान टेस्ट है और वीडीआरएल टेस्ट है, वॉशरमैन टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे किसके होते हैं, सिफेलिस के लिए हैं। डिफ्थेरिया के लिए क्या होता है, ये इलेक्ट टेस्ट और स्टिक टेस्ट, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी
पढ़ा है। और ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सारे टेस्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं प्रीवियस क्लास में, और इस लिस्ट को आप ज़रूर से देख लीजिए। मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को आपको और भी डाला कि आपको ये जो पूरे टेस्ट हैं डायग्नोसिस टेस्ट वो ज़रूर से याद होने चाहिए। बार बार रिवाइज करिए, आपके लिए ज़रूर से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, डीपली डिस्कस किया ताकि आप आसानी से और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सके तो आप इजली से बना सके, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव से हो, एसिड फास्ट से हो, इनके सेल से हो, या बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, या कोई भी हिस्ट्री हो माइक्रोबायोलॉजी का, तो आप इजली से ताकि सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।